आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने सिराज उद दौला, प्लासी का युद्ध, मीर जाफ़र, मीर कासिम के बारे में चर्चा की। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़े। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि मीर कासिम के भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार, सैन्य संबंधी सुधार, राजधानी परिवर्तन और व्यापारिक विशेषाधिकारों के प्रश्न पर मीर कासिम व कंपनी के मध्य संघर्ष शुरू हो गया था। इसलिए कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बनाया। मीर जाफ़र ने कंपनी को सभी पुरानी सुविधाएं दे दी, अंग्रेज़ों को बिना चुंगी दिए और भारतीयों को 2.5% चुंगी देकर व्यापार करने का प्रबंध किया। बंगाल के नवाब के पद से हटाने के बाद मीर कासिम एडम्स के हाथों जुलाई 1763 ईस्वी में करवा के युद्ध में पराजित होने के बाद पटना चला गया। 1763 ईस्वी में पटना हत्याकांड, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए थे, इसके पीछे मीर कासिम का हाथ माना जाता है। इसके उपरांत गिरिया व उदयनाला के युद्ध में भी मीर कासिम को हार का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेज़ों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। बंगाल से मीर कासिम अवध भाग गया, जहां अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर उसने एक त्रिपक्षीय दल का गठन किया और कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहले मेजर कार्नक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना गई, किंतु विरोधियों के अधिक होने की बात सुनकर वह भाग आई। इसके बाद 23 अक्टूबर 1764 को गंगा के किनारे बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने विजय प्राप्त की। यानी कंपनी पहली बार बंगाल में अपनी सैनिक सत्ता के बदौलत जीती। संयुक्त सेना हार गई, मीर कासिम फरार हो गया और भिखारी की तरह भटकते हुए 1777 ईस्वी में दिल्ली के निकट मीर कासिम की मृत्यु हो गई। मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया, क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। कुछ इतिहासकारों का तो यहाँ तक मानना है कि शाह आलम गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला हुआ था तथा भारतीय सेना में अनेक प्रकार के दोष अंतर्निहित थे। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया, क्योंकि
तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम जहां पहले ही अंग्रेजों की शरण में आ गया था, वहीं अवध का नवाब कुछ दिन तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु भटकने के बाद मई 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बक्सर की लड़ाई के बाद शुजाउद्दौला एवं शाह आलम से संधि हेतु क्लाइव को ब्रिटेन से भेजा गया। क्लाइव मई 1765 ईस्वी में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल के नवाब नजमुद्दौला इसलिए क्योंकि 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम तथा क्लाइव ने भाग लिया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी एवं शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जिसकी प्रमुख बातें इस तरह से हैं। पहली, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरी शर्त, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। तीसरा बिंदु, एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में स्थित उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त किया और इस संधि की अंतिम शर्त थी कि कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ यह संधि हुई। जहाँ तक इस संधि की प्रमुख बातें हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला, चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। नवाब द्वारा अपने राज्य में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा दी गई। बनारस, गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को सौंप दी गई और क्षतिपूर्ति के रूप में अवध के नवाब को 50 लाख रुपए कंपनी को देना तय किया गया। शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया। साथ ही नवाब को एक और संधि द्वारा यह वचन भी देना पड़ा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वह अगर अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेता है तो उसका पूरा सैन्य खर्च उसको वहन करना पड़ेगा। अवध के साथ संधि पर रैमजे म्योर ने लिखा है कि अब से अवध के साथ मित्रता के संबंध रखना अंग्रेजों की स्थायी नीति बन गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी। फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से भी संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी कि अब से बंगाल में जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को होगा। साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया गया। इस संधि के बाद यह तय हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की लगान वसूली एवं तत्संबंधी न्याय प्रशासन कंपनी के अधिकार में रहेगा, जबकि निजामत मतलब
फौजदारी का कार्य नवाब के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कंपनी नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपए देगी। इसी व्यवस्था को बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत माना जाता है। द्वैध शासन के बारे में कहा जा सकता है कि कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा गया, और इसकी विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। शीघ्र ही बंगाल में द्वैध शासन के दुष्परिणाम देखने को मिले। समूचे बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ। व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। समृद्ध और विकसित उद्योग, विशेषकर रेशम उद्योग और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए। किसान भयानक गरीबी के शिकार हुए। कई विचारकों, इतिहासकारों ने द्वैध शासन के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। जैसे प्रोफेसर नंदलाल चटर्जी ने द्वैध शासन को बंगाल का विनाश स्तंभ कहा है। डोडवेल ने इसे अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बीच तलाक कहा है। के.एम. पन्नीकर साहब ने 1765 से 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। जॉर्ज कार्नवाल के अनुसार 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। रिचर्ड बियर ने कंपनी के डायरेक्टर को लिखा कि यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया है। यहाँ तक क्लाइव ने खुद बंगाल की अव्यवस्था के बारे में कहा है कि मैं केवल इतना ही कहूँगा, उनके शब्दों में, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था, वैसा न तो किसी देश में देखा गया और न सुना गया। ऐसे अन्याययुक्त और लोभपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के अंतिम नवाब मुबारकदौला को हटाकर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया तथा बंगाल से द्वैध शासन समाप्त हो गया।